पिछले पार्ट में हमने देखा जब फैंग अपना कल्टीवेशन पूरा करके घर वापस जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक्शु के पीछे 3 गुंडे उसको मारने के लिए हथियार लेकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बदमाश एक्शु को पीछे से बोल रहे होते हैं, रुक जा, अब तू कहीं भी नहीं भाग सकता, आज तुझे यही मरना होगा। तो फैंग एक पेड़ के पीछे छिपकर उनके पास आने का इंतजार करने लगता है और वो उनकी दूरी को नापने लगता है, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। और जैसे ही वो नजदीक आते हैं तो वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए जल्दी से एक्शु को क्रॉस करते हुए उन बदमाशों की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और अचानक से अपने पास से किसी के निकल जाने की वजह से एक्शु भी कुछ समझ नहीं पाता और वो सोचने लगता है आखिरकार ये क्या था। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग उन बदमाशों के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और उनमें से एक बॉडी बिल्डर बदमाश अपनी स्वाड को लेकर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने दोनों हाथों में स्वाड को पकड़कर हंसते हुए फैंग से कहता है, आज तेरा खेल खत्म, क्योंकि तू हमारी गैंग के रकाम के बीच में आया है और जो भी हमारे रास्ते में आता है उसका क्या असर होता है ये तुझे अभी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए वो बदमाश अपनी स्वाड से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी फैंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके हाथ को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और फैंग की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि उसकी पकड़ की वजह से उस बदमाश के हाथ से स्वाड भी छूटकर दूर गिर जाती है। फिर फैंग बिना उसे मौका दिए अपने लात से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बदमाश बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन फैंग देखता है कि उसके 2 साथी उसी की ओर स्वाड लेकर बढ़ रहे होते हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तो फैंग भी उस बदमाश की गिरी हुई स्वाड को उठाने लगता है और अपनी स्वाड स्लैश टेक्निक को स्वाड पर एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से फैंग के अंदर से बहुत ज्यादा क्यू एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी फैंग अपनी स्वाड से स्वाड स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बदमाश एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। और ये सब होते हुए एक्शु पीछे से देख रहा होता है, तो वो उन्हें देखते हुए कहता है, आखिरकार ये कौन है और ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये देखने में इतना ज्यादा उम्र का तो नहीं लग रहा है, फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। सच में इसकी पावर के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे पहचानते हुए कहने लगता है, फैंग यून, क्या सच में ये तुम हो? मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सच में ही तुम हो? तो फैंग उससे कहने लगता है, तुम बस ऐसा ही समझो कि ये कोई सपना है और इस बात को ऑर्फनेज में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही ये जानने में कि ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। इसीलिए मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम भी इस बारे में किसी को कुछ न बताओ। और फिर हंसते हुए एक्शु से कहता है, क्या तुम मुझे इस तलवार की कीमत बता सकते हो? ये सुनकर एक्शु भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये इतनी ज्यादा लड़ाई के बीच में ये ऐसी कैसी बातें पूछ रहा है। और वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये तो बहुत ही सस्ते, ये कुछ डॉलर्स में ही आ जाती है। ये सुनकर फैंग उस स्वाड को वहीं पे पीछे जमीन पर फेंकते हुए वहां से जाने लगता है और एक्शु से कहता है, ब्रदर एक्शु, तुम इन बातों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब फैंग स्कूल जा रहा होता है। तभी फैंग के पीछे एक ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, ये तो एक मिलिट्री ट्रक है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी स्कूल है और स्कूल में मिलिट्री ट्रक्स का क्या काम? और जब वो बिगनर रैंक क्लास के मार्शल आर्ट रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ स्टेज के सामने सारे स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं और वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और जब फैंग उन स्टूडेंट्स के पास जाता है तो उसे उनकी बातें सुनने को मिलती है, जिनमें से एक लड़का कह रहा होता है, ब्रदर चैन, क्या तुम्हें पता है कि मिलिट्री सोल्जर हमारी स्कूल में क्या करने आए हैं? तो ब्रदर चैन उसका जवाब देता है, मैंने सुना है कि इस बार के जो एग्जाम होने वाले हैं वो मिलिट्री वाले लेने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको सीधे ही हाई रैंक क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा और जो भी यहाँ पे गंदा परफॉर्म करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि हमारी फैमिली बिजनेस का कुछ हिस्सा मिलिट्री के साथ भी पार्टनरशिप करता है, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। तो पास में खड़ा हुआ दूसरा लड़का कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ एडमिशन लिया है और अगर मैंने पुअर परफॉर्म किया तो वो मुझे घर पर भगा देंगे और फिर मैं अपने पेरेंट्स से क्या कहूँगा। तभी एक लड़का चैन से कहने लगता है, ब्रदर चैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और हमारे हेड भी, इसलिए हमें अबेंडन मत करना। पर तभी वहाँ किसी के आने की आवाजें आने लगती है और एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सभी स्टूडेंट शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स का जनरल होता है और उसके साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी आए हुए होते हैं।
तो जनरल आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और स्टूडेंट्स को देखने लगता है। उस वक्त उस जनरल से बहुत ज्यादा क्यूए एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है ये तो एक एक्सपर्ट है। और तभी फैंग वापस से अपने मिरर स्पेस में चला जाता है और मिस मिरर से कहने लगता है क्या तुमने उसे देखा, वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तो मिस मिरर भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है हाँ, ये सच में एक मेटल ब्लड मिलिट्री सोल्जर है और ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो फिर चलो इसे प्रोजेक्ट करते हैं। और मिस मिरर की इतना बोलते ही मिरर में उस जनरल की छाया प्रकट होने लगती है और वो जनरल दिखने में ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। तभी उसकी डिटेल फैंग के सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि उस जनरल का नाम जाओ कुन लोंग है और उसकी एज 35 है, जो कि अभी इंटरमीडिएट रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। और उसकी ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा होती है, जिन्हें देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो मुझे ड्रॉप मिलने के बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स है कि मुझे हर बार ड्रॉप्स मिलने का मौका मिल सकता है। चलो फिर मैं इसे चैलेंज करना चाहूंगा मिस मिरर। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। फिर हम अगले चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि फैंग और उस जनरल के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जहां फैंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए जनरल पर किक मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जनरल बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो अपने एक ही हाथ से फैंग की किक को आराम से रोक लेता है और फैंग को एक हाथ से ही उठाकर दूर फेंक देता है। तो फैंग अपने आप को बीच में ही संभालते हुए उस जनरल से दूर होते हुए कहने लगता है मिस लेडी, मुझे पता है कि इसकी ताकत के पीछे तुम ही हो। क्या ये सच में इंटरमीडिएट रिजर्व रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है? और अगर ये है तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? पर मिस मिरर उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही वो जनरल रैंक 2 इंच स्टेप्स का यूज कर स्पीड से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने लिमिट क्रैशिंग पंच से लगातार फैंग के ऊपर वार करने लगता है। और वो वार इतने ज्यादा खतरनाक और तेज होते हैं कि फैंग भी उन वारों को नहीं देख पाता। तो मिस मिरर फैंग को बताने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि एक सोल्जर जिसने सालों तक फाइट की है और तुम उसकी रैंक गिरा दोगे तो वो क्या कमजोर हो जाएगा? इधर हम देखते हैं कि जनरल फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो अपने लगातार घूसों से फैंग के ऊपर वार कर रहा होता है, जिससे फैंग बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो मिस मिरर के पास आकर गिरता है। तो मिस मिरर उससे कहने लगती है अगर तुम कहो तो मैं इसके लेवल को और ज्यादा कम कर नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड पर ला सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए आसान होगा और तुम इसे आसानी से हरा भी पाओगे। और यहाँ से सीन कट होकर वापस से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जनरल स्टूडेंट्स को कह रहा होता है इस बार तुम्हारे एग्जाम का एग्जामिनर मैं हूँ और मेरा नाम जाओ कुन लोंग है और मैं तुम्हें इस बार के एग्जाम की डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। इस बार तुम्हारे एग्जाम के लिए 100 मॉन्स्टर लाए गए हैं। तुम लोग मिलकर एक टीम को फॉर्म कर सकते हो या फिर अकेले भी अटेम्प्ट कर सकते हो और तुम्हारा एक मॉन्स्टर को हराना ही काफी होगा। फिर तुम्हें ग्रेड दी जाएगी और तुम्हारी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसी के हिसाब से तुम्हें ग्रेड मिलेंगी। तो प्रिंसिपल भी कहने लगता है ये एग्जाम टॉप 100 एग्जाम्स में आता है, इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट हाई रैंक क्लास में डाल दिया जाएगा और जो भी टॉप 3 में आएगा उसे ब्लड क्यूपिल भी दी जाएगी। तो ये हाई रैंक क्लास की बात सुनकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या हम सीधे ही हाई रैंक क्लास के बन सकते हैं? और एक ब्लड क्यूपिल की कीमत तो $3000 होती है, जो कि हमें मुफ्ती मिल जाएगी। ये सब सुनकर जनरल अपने मन में सोच रहा होता है सच में ये कितने कमजोर बच्चे हैं। पर तभी उसकी नजर कहीं पर रुक जाती है और वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी नजर फैंग के ऊपर होती है, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हुआ अपनी आंखें बंद कर कांप रहा होता है। तो उसे देखकर जनरल सोचने लगता है आखिरकार इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? क्या ये एग्जाम की डिटेल सुनकर ही इतना डर गया है कि इतना ज्यादा कांप रहा है? पर उसे नहीं पता होता कि वो अपने मिरर स्पेस में उसी के साथ लड़ रहा होता है। और फिर हमें मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां फैंग अपनी स्वाड को समन कर लेता है और कहने लगता है वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा करना ठीक होगा, क्योंकि अगर मैं इतने हाई लेवल को भी नहीं हरा सकता तो मुझे ताकतवर होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। और ये कहते हुए फैंग अपनी स्वाड से जनरल के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर जनरल के चेस्ट पर हिट करती है और जनरल के चेस्ट से खून निकलने लगता है। लेकिन जनरल भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए अपनी स्वाड से फैंग की स्वाड को डोज कर लेता है
और फिर अपनी स्पीड का यूज करते हुए गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जनरल के हाथ में फ्लेम जैसी क्यूआई एनर्जी निकलने लगती है और उसके ऐसे हाथ को देखकर फैंग भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। फिर हमें वापस से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां चैन अपने साथियों से कह रहा होता है, साथियों तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ टीम अप करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम पक्का ही पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स के पास होने की स्लॉट्स भी लिमिटेड है। तो उसका एक साथी उससे कहने लगता है, ब्रदर चैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा दयालु, इसीलिए तुम फर्स्ट रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैं सेकंड रैंक के लिए अप्लाई करूंगा, जिसकी वजह से हमें टीम अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर वो फैंग को देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा डरपोक है, जो कि मॉन्स्टर्स की बात सुनकर ही इतना ज्यादा घबरा गया है कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है और डर के मारे कितना ज्यादा कांप रहा है। और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक डरा हुआ है, क्योंकि ये हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। पर फैंग इस वक्त मिरर स्पेस में अपनी लड़ाई के बीच में होता है और फैंग बहुत देर लड़ने के बाद आखिरकार जनरल को हराने में कामयाब हो जाता है। तो मिस मिरर फैंग के पास आते हुए कहती है, तुमने जनरल को पहली बार मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें फर्स्ट ड्रॉप कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलती है, क्या तुम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे? फैंग इतना सुनते ही जल्दी से एक्सट्रैक्ट वर्ड बोल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस तुरंत ही मिल जाता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। तो उसके सामने चैन खड़ा हुआ होता है और वो उसे कहने लगता है, ओह डरपोक आखिरकार तुम जाग ही गई। और फिर हम देखते हैं कि उसके इतना कहते ही फैंग अपनी क्यूआई एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो लग रही होती है कि उसे देखकर चैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, जिसकी वजह से उसका संतुलन खराब हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो फैंग की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर है ये। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब स्कूल में बहुत सारे ट्रक आ रहे होते हैं और उन ट्रक्स के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर भरे हुए होते हैं। उनकी आवाज सुनकर फैंग कहने लगता है, शैडो कैट रैंक 1 मॉन्स्टर और इसका वीक पॉइंट इसकी गर्दन होती है। मैं ये सब इसकी आवाज सुनकर ही जज कर सकता हूँ, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस का मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से फैंग को आवाज की मदद से ही अपने अपोनेंट की कमजोरी का पता लगाने का हुनर मिल गया होता है। पर इतना ज्यादा शोर शराबा सुनने की वजह से फैंग बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो कहने लगता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत ही ज्यादा आवाजें कर रहे हैं। वैसे तो कुछ सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा हाल है कि मैं मिरर में अपनी आंखों को भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से सोया नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरी आंखों पर डार्क सर्कल पड़ गई है और मेरी आंखें पांडा की तरह दिख रही हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद बैटल बीस्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट अंदर जा रहे होते हैं और पीछे से फैंग जाते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी को मेरी ताकत के बारे में पता चले, इसीलिए मुझे ट्राई करना होगा कि मैं अपनी ताकत को लो रख पाऊँ। और फिर फैंग चैन को देखकर कहता है, ये तो देखने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कॉम्बैट एरिया में एक कांच के पीछे जनरल खड़ा हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है, इस जनरेशन के स्टूडेंट सच में कितने ज्यादा वीक है और इनके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो प्रिंसिपल जनरल से कहने लगता है, ये अभी स्कूल में एंटर हुए, इन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ स्कूल ज्वाइन किए हुए और ये अभी से उन बीस्ट से फाइट करने के लिए तैयार है, इसलिए डरना तो नॉर्मल है। ये सुनकर जनरल प्रिंसिपल से कहने लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन्हें ग्रो अप होने दें। पर तभी जनरल की नजर वापस से फैंग पर पड़ती है, जो कि इधर उधर देख रहा होता है। उसे देखकर जनरल अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये लड़का वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन ये देखने से ही बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा है। और फिर जनरल प्रिंसिपल से कहने लगता है, इन्हें फाइट के लिए जल्दी से तैयार कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाए। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।